मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए। इससे उपभोक्ताओं को 20% सस्ती बिजली मिलेगी और वो अपनी खपत का आंकलन कर समझदारी से बिजली का उपयोग कर सकेंगे। बता दें कि अब तक 21 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि लक्ष्य 1.34 करोड़ मीटर लगाने का है। साथ ही 6 महानगरों में विशेष विद्युत पुलिस थाने भी स्थापित होंगे। मध्य प्रदेश के दतिया मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं की खबरों पर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने तुरंत संज्ञान लिया है। वहीं अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे सिविल सर्जन और सीएमएचओ ने नई ओपीडी का निरीक्षण कर कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि प्रशासन बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रयास में जुटा हुआ है। द्वारा नवीन ओपीडी और जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है, तो क्या दिशानिर्देश दिए गए? देखिए, ये जो हॉस्पिटल के संबंध में जो अखबार में छप रहा था या लोगों के माध्यम से जो पता चल रहा था, उसके संबंध में निरीक्षण किया था और हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में बेहतर सुविधाएं कैसे लोगों को उपलब्ध हो, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की और जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, हॉस्पिटल में जो संसाधन उपलब्ध है उसको बेहतर कैसे उपयोग कर सकते हैं और लोगों को कैसे सुविधा दी जा सकती है, अधिक से अधिक सुविधा कैसे मिल जाए, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे सभी सर आज जिला प्रशासन के द्वारा नवीन ओपीडी एवं जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया और किन समस्याओं को लेकर क्या दिशानिर्देश दिए गए? समस्याएं जो भी पिछली बार कलेक्टर महोदय आए थे, उन्हीं समस्याओं को लेके एक जायजा दोबारा से एडीएम साहब के द्वारा किया गया। इसमें हमारे बाथरूम की समस्या थी, दूसरा सारे जितना स्टाफ है वो अपने एप्रॉन में या जो यूनिवर्सल ड्रेस जो हमारी है उसमें रहते हैं कि नहीं, अपनी जो जगह उनके लिए निर्धारित की गई है उस पर बैठे रहते हैं कि नहीं, और जो एक पिछले 2 दिन पहले डेथ हो गई थी उसके रिव्यू के लिए भी सर लोगों का आना हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। पूरे ओपीडी को देखा, ओपीडी में क्योंकि कंसल्टेंट नहीं रहते हैं, इस बारे में भी उन्होंने जायजा लिया। मध्य प्रदेश में रायसेन के सांची ब्लॉक के दीवानगंज स्वास्थ्य केंद्र में नर्स कमला की लापरवाही से गर्भ में नवजात की मौत हो गई। बता दें कि मामला सामने आया है। बता दें कि प्रसूता सिमरन जाटव रात भर तड़पती रही, लेकिन नर्स रजिस्टर में साइन कर घर चली गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसके बाद कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर सीएमएचओ डॉक्टर एचएन मांडरे मामले की जांच में जुट गए हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आएंगे? गीता भाई। क्या नाम कहाँ से आएंगे? किस समस्या? लड़का को बहू की डिलीवरी कराने की। फिर यहाँ पे कोई सिस्टर नहीं मिली। हाँ। कितने बजे आ गए? हम आ गए थे 12 बजे। कब आए सिस्टर? कब आए? सुबह आई है सिस्टर। सुबह क्या हुआ? सुबह भी आए तो हमने सुबह भी बोला मैं कि तुम इनको इंजेक्शन लगा दो दर्द के और उनको जांच कर लो। मैं तो जांच करी नहीं इंजेक्शन लगाया, कुछ भी नहीं। और अभी जब बच्चा पेट में ठंडा पड़ गया है, जब इनने जल्दी करके और बच्चे को निकाला पेट में, लापरवाही। हाँ सर, दीवानगंज स्वास्थ्य केंद्र में जहां एक नर्स नहीं मिलने के कारण एक महिला को बच्चे पेट में ही खत्म हो गया। परिजन आरोप लगा रहे कि नर्स कभी भी अस्पताल में मौजूद नहीं रही। आपके संज्ञान में मामले को लाया गया है, क्या कार्रवाई की जाए? मीडिया के द्वारा मेरे संज्ञान में जैसे ही आया तो मैं एक जांच दल भी बनाऊंगा और बीएमओ को सुबह ही मैंने भेज दिया था वहां दीवानगंज, और इसके ऊपर जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, रायसेन जिले के दीवानगंज में एक नर्स की लापरवाही के कारण एक बच्ची की मौत हो गई। परिजन आरोप लगा रहे नर्स मौजूद नहीं रही रात भर अस्पताल में। आपके संज्ञान में मामले को लाया गया है, किस प्रकार की कार्रवाई जांच कराकर की जाए? इस विषय में जैसे ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, तत्काल जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको जिला स्तर पर मैंने निर्देशित किया। क्या नाम है? कहाँ से आए? गोलू काली तौर से आते हैं। कितने बजे आते हैं? हम आ गए 10:30 रात में। क्या हुआ था? यहाँ पे आए, यहाँ पे गेट लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। इसके बाद अंदर आए, 2 मैडम झाड़ू वाली बाइयाँ बैठी हुई थी और मैडम थी कौन थी, उनके सामने उनसे बोला, वो बोल रही चले मैडम आएंगी, अभी मैडम आएंगी।
मैडम कोई नहीं आई। सुबह 4-5 बज गए, इसके बावजूद भी ना कोई ने उसकी वो जांच की ना कुछ किया। इसके बाद भी मैडम ताई वगैरह बोलने लगी कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। मध्य प्रदेश में महेश्वर के खराड़ी रोड पर 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में 33 साल के देवेंद्र सेन की मौत हो गई। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उनको इंदौर रेफर किया गया है। घटनाक्रम आया आज स्वास्थ्य केंद्र में। अभी लगभग 7:30 के आसपास 3 पेशेंट आए हैं एक्सीडेंट का केस में। रोशन पिता राधेश्याम, जगदीश पिता रामेश्वर और देवेंद्र पिता भगवान जी। रोशन पिता राधेश्याम और जगदीश पिता रामेश्वर को प्राथमिक उपचार देके इंदौर के लिए रिफ़र कर दिया गया है और देवेंद्र पिता भगवान को ज़्यादा चोट लगने से उनकी हॉस्पिटल। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में खाद की कमी को लेकर तहलका डिजिटल की खबर के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हल्ला बोला। यहां सरायपाली में विधायक चातुरी नंद और किसान नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध नहीं करा रहा है, जिससे किसान महंगे दामों पर डीएपी खरीदने को मजबूर हैं। ज्यादा खाद का किल्लत है कि मतलब किसान इतना ज्यादा मतलब परेशान है कि कोई हद नहीं। जैसे अभी तक सोसाइटियों में हम लोग डेली जा रहे हैं, 10 चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक एक बोरी भी खाद उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम शहरों में जाकर के देख रहे हैं, कुछ बड़े व्यापारियों द्वारा इतना ज़्यादा मतलब ट्रक में भर भर के आ रहा है। डेली वहाँ से हजारों पैकेट डीएपी दी जा रही है। लेकिन इस भाजपा सरकार में अब तो हमको बोलने के लिए भी डर लग रहा है कि किसान जो ज़्यादा बोलेंगे तो उसके ऊपर कुछ भी हो जाए। इस आप मन देखा था विगत 2 साल से किसान परेशान है। किसान ला ओकर धान के उचित मूल्य नहीं मिल पाते। ओकर अलावा शासन चाहते कि किसान तक खातू मत पहुँचे। खातू नहीं पहुँची, एक से पैदावार कम होगी। पैदावार अगर कम होते तो किसान ला कम धान खरीदे बर पड़ी और कम धान खरीदी तो जो राजकोष है वो खाली नहीं होए। ऐसे शासन के नीति और नियम हवे। मैं बताना छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के भांटापारा गांव में स्थित स्कूल तक पहुंचने वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए हर दिन लगभग 500 मीटर की कीचड़ भरी और खराब कच्ची सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के दिनों में ये सड़क न केवल कीचड़ से भर जाती है, बल्कि फिसलन और गड्ढों के कारण दुर्घटना का भी खतरा बढ़ जाता है, जिससे बच्चे घायल होने के साथ साथ उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। बच्चों को रास्ते में गिरने और चोट लगने का खतरा रहता है। कई बार वो गंदे पानी की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि समय समय पर मामलों की शिकायत करने के बावजूद जनप्रतिनिधियों ने इस पर कार्रवाई नहीं की, जिससे जनता में गहरा गुस्सा और निराशा भरी हुई है। मंजू का परेशानी मंजू तुम्हारे गाँव में? हाँ मतलब तो सबके परेशानी है सर। ये रोड के भी पानी भरे जात हन, वहाँ सड़क में रहन वहाँ लावत हन, कोनो बेरा गिरी जात हन, पानी बोहे पूरा लद्दी छिखला हवा। यहाँ से ले पूरा स्कूल तक लोग लड़का भी परेशानी है। लोग लड़का मन भी जात है, कई दिन जात कई दिन नहीं आ जात है। और एक गली तक है नहीं है, लाइन उनके सुविधा नहीं दे है। कह दरे हन कई सरपंच आगे कई सरपंच चलती, फिर यहाँ तो ध्यान नहीं देते गली के। मनीषा खंडेलवाल। मनीषा यहाँ ये रास्ता बहुत परेशानी भैया। आज से कई साल का कोई हॉस्पिटल के कहीं प्रॉब्लम आ गए तो रोड में जाथन तो गाड़ी आती, यहाँ तक तो गाड़ी नहीं आए। पानी भरने हमारा तो पानी भरे बार वहाँ तक जाथन, बोरी ना बोरे ना कुछ नहीं। वो रोड में जाथन तो पानी भर के आथन, लइका मन तैयार करके स्कूल भेजन, वहाँ गिर के आथे काम बुतम चल देन तो लइका मन घर में रहती। और ऐसे हो गए कि माँ बाप मन हा रात रोड ला बनवा देन के घलो ध्यान नहीं देते, अपन लइका मन बस्ती की स्कूल भेजत। हमन का करन? काकेश्वर बंजारे, 8 नंबर 9 का पंच हूँ मैं। बंजारे जी, आपके गांव में जो सड़क है वो पूरी तरीके से जर्जर है, या बच्चे जो है यहाँ सड़क में गिर रहे हैं। आप गांव के जनप्रतिनिधि हैं, ये सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है? अब तक क्यों नहीं बना पाए आप लोग? आपको जाना कई बार हम लोग सरपंच है, पंचों हैं, इन सब से कई बार रिक्वेस्ट किए हैं, बात किए हैं,
हाँ हाँ बोलते हैं, बजरी गिराते हैं, मुरुम गिराते हैं, हाँ हाँ बोल देते हैं, विदेश घूमने जाते हैं। क्या करें, 50 बार पाँच में उनका। अब इस बार स्कूल बंद करेंगे, सब बच्चों को लेके जाएंगे कलेक्ट्रेट, है ना। स्कूल में झंडा फहराते हैं कीचड़ में खड़े होकर, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं झंडा फहराते हैं, प्रसाद खाते हैं, चले जाते हैं, बाकी सबको भूल जाते हैं। ये जो बंजारी की ये सड़क जो है कब से इस तरीके से जर्जर ये 20 हाँ सर, मेरा नाम नाना साहब मानिकपुरी है और मैं 4 साल से प्राथमिक शाला भाटापार कापा में पदस्थ हूँ। ये मैं जब से आया हूँ सर, मेरे को 4 साल हुआ है। पहले तो उधर था प्राथमिक शाला कापा में, तो जब प्रमोशन में वहाँ गया हूँ, तो जब से मैं गया हूँ सड़क की हालत वैसी ही है, इतना जर्जर है, बारिश में आना जाना मुश्किल हो जाता है। अभी बच्चे जो है पूरे कीचड़ से सजे हुए स्कूल में घुसे हुए हैं, हाँ। इनको स्थिति में कैसे पढ़ा पा रहे हैं? अब कैसे करोगे सर, हम लोग वैसे ही पढ़ाते हैं, कई बार तो बच्चे गिर जाते हैं, आते आते तो वापस कपड़ा चेंज करने के लिए घर जाएंगे सर बोलते हैं, तो हम लोग सुधा योगेश्वर चंद्राकर, जनपद सदस्य क्षेत्र कमांडर। कापा मोड़ जनपद क्षेत्र के गांव में ये सड़क है, 3 गांव से जुड़े हुए हैं, कापा, मुस्ती, गोपालपुर। ये सड़क बहुत जर्जर हो गई है। 10 साल पहले ये पूर्व जनपद सदस्य जब यही से तब एकर मांग करी थी और मुर्मी बिछाई रही थी, बस मुर्मी बिछाए काम हो है। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र स्थित टेमरी नाके पर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 कुंटल गांजा जब्त किया है। इसे तस्करी की सबसे बड़ी खेप बताते हुए पुलिस ने विजय कुमार राजपूत नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस गांजे की भारतीय बाजार में अनुमानित कीमत 75 लाख आंकी गई है। आरोपी ने स्वीकार किया कि गांजे की सप्लाई अंकित राय नाम का व्यक्ति करता था, जो झांसी का निवासी है। वो गांजे को मंडारित कर ट्रक में लाता है, जबकि विजय को डिलीवरी का जिम्मा सौंपा गया था। जशपुर जिले की पुलिस ने एक बार फिर नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर सख्त कार्रवाई करते हुए शातिर गांजा तस्कर अरुण नायडू को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 5 किलो 93 ग्राम गांजा, 2 लाख नकद और एक बोलेरो वाहन जब्त किया गया है। पुलिस ने इसे ऑपरेशन आकाश के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है। गिरफ्तार आरोपी अरुण नायडू निवासी बादरकोना ओडिशा से गांजा लाकर जिले में खपाने की कोशिश कर रहा था। नशे के खिलाफ जशपुर पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन आघात चलाया जा रहा है, उसके तहत पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति पुनपुरी से दमेरा रोड होते हुए बोलेरो गाड़ी में गांजा लेके आ रहा है। इस सूचना पे उसे हिरासत में लिया गया और उसके पास से 5 किलो गांजा और साथ ही बोलेरो गाड़ी से जब्त किया जा रहा है और इसके खिलाफ 20 NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। साथ ही एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के तहत हमारी कोशिश है कि ये व्यक्ति जो उड़ीसा से किसी व्यक्ति से जिसका नाम बता रहा है, उसके बारे में भी हमें सूचना मिली है और उसको भी इस मामले में हम लेके आएंगे और उसके खिलाफ भी आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जशपुर जिले की पुलिस ने एक बार फिर पशु तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए मनोरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में गौवंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है। इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया। ये कार्रवाई जशपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन शंखनाद का एक हिस्सा है। के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है शंखनाद, उसके तहत कल थाना जशपुर में 21 नग गौवंश को मुक्त कराया गया। साथ ही चौकी मनोरा में 16 नग गौवंश को मुक्त कराया गया। एक आरोपी राजेंद्र लोहारा को भी गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ 4-6-10 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। और अभी इस जिले में जो पशु तस्कर हैं उन्होंने अपना ट्रेन चेंज किया है, क्योंकि हम लोगों ने पिकअप गाड़ियां बहुत बड़ी संख्या में जब्त की मवेशियों के साथ में, तो ये लोग पैदल लोगों को हाँक के ले जा रहे थे। इसमें जो आरोपी पकड़ा है उसके मेमोरेंडम प्रथम में हम उन लोगों के जो इसमें संलग्न हैं
फरसगांव पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पर्दाफाश किया है, जो 11 राज्यों में फैले 17 मामलों में करीब 1.7 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी में शामिल रहे हैं। इस गिरोह के 5 सदस्यों को बिलासपुर और प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके खातों से 9.39 लाख की राशि जब्त की है। गिरोह की गतिविधियां सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक फैली हुई थी। ये जो मामला है ये म्यूल अकाउंट रिलेटेड है। म्यूल अकाउंट का मतलब है जो अकाउंट है किसी आम आदमी से लेते हैं और उसको कोई क्राइम में यूज़ किया जाता है, उस टाइप का अकाउंट को म्यूल अकाउंट कहते हैं। और ये जो मामला है म्यूल अकाउंट रिलेटेड है। पुलिस हेडक्वार्टर्स रायपुर से हमें कुछ म्यूल अकाउंट्स की जानकारी मिला है जो कोंडागांव जिला में ऑपरेटेड है। तो उसमें से कुछ अकाउंट्स है फरसगांव सब डिवीजन में ऑपरेटेड है। उसमें से एक अकाउंट है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको PHQ से मिला है। उस अकाउंट संबंधी जानकारी हमने स्टडी करने के बाद एक 6 अप्रैल 2025 को एक FIR रजिस्टर किया है फरसगांव पुलिस स्टेशन में। जैसे FIR रजिस्टर किए हैं उसमें हमको लेयर 1 का जो आरोपी मिला है भावेश तारम करके है, उसने क्या किया है एक आम आदमी को कोंडागांव में पकड़े हैं और उनसे एक अकाउंट खुलवा दिए हैं। अकाउंट खोलने के बाद वो उस अकाउंट को क्या है एक क्राइम की पर्पस के लिए वो यूज़ करना चालू किया है। उसमें कई सारे लेयर्स है। फर्स्ट लेयर जो है भावेश तारम करके आरोपी है, वो आरोपी रेजिडेंट ऑफ फरसगांव ही है। उस आरोपी को हम पकड़ के उसको रिमांड पे भेज दिए, जेल पे भेज दिए। और उनसे जो इंटरेक्शन में और इंट्रोगेशन में हमको ये पता चला कि उनका जो ऊपर लेयर है, लेयर 2 है, उसका नाम है प्रभाकर राय है, वो भी रेजिडेंट ऑफ फरसगांव ही है। जैसे हमने भावेश को अरेस्ट किए हैं, मई में अरेस्ट किए हैं, FIR अप्रैल में हुआ है, मई में भावेश को पकड़े हैं। भावेश को पकड़ने के बाद प्रभाकर की नाम जैसे आई है, प्रभाकर को हमने पकड़े हैं दिस मंथ। प्रभाकर का हम मतलब लोकेशन ट्रैक करके उसका लोकेशन बिलासपुर में आ रहा था, तो फिर अंडर द लीडरशिप ऑफ SDOP फरसगांव एंड फरसगांव का पुलिस स्टेशन का स्टाफ और साइबर सेल के स्टाफ की मदद से हमने प्रभाकर राय को कस्टडी में लिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्राम कुडला में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर विवाद सामने आया है, जहां एक महिला की मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने ईसाई धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार उसे गांव के पास ही दफना दिया। इस घटनाक्रम से गांव में सामाजिक तनाव उत्पन्न हो गया, जो धीरे धीरे बड़े विवाद में तब्दील हो गया। बता दें कि जब गांववासियों को इसकी जानकारी मिली तो उनमें आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि परिजनों ने गांव की भूमि का उपयोग बिना किसी अनुमति के किया और ये आदिवासी परंपराओं के खिलाफ है। मामला धीरे धीरे तनावपूर्ण होता गया और गांव वासियों ने शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग करते हुए प्रशासनिक दफ्तरों का रुख किया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद परिजनों ने रात के अंधेरे में शव को बाहर निकालकर भानु प्रतापपुर स्थित ईसाई कब्रिस्तान में शव को पुनः दफनाया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।